आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, जनादेश टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम मेहता। आज जनादेश टाइम टीवी आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शहर फतेहाबाद के सामाजिक दिग्गज वर्षों पहले शहर फतेहाबाद को एक निजी दिल्ली वाला अस्पताल देने वाले, आर्य समाज की स्थापना व विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर CL मेहतानी जी हैं। डॉक्टर मेहतानी शहर फतेहाबाद की एक जानी मानी हस्ती हैं। जनादेश टाइम टीवी आपका स्वागत करती है। 4 मई 1932 को पाकिस्तान के जिला मुल्तान के करोड़ पक्का गांव में जन्मे डॉक्टर CL मेहतानी जी इस समय 89 इयर्स के हैं। उम्र के इस पड़ाव में वे आज भी सक्रिय हैं। दिल्ली वाला अस्पताल GT रोड फतेहाबाद का खुद संचालन करते हैं। वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। आइए इनसे जानते हैं दास्ताने जिंदगी। सर जनादेश टाइम टीवी पर आपका स्वागत है। सर डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने परिचय, अपना जन्म स्थान, अपने परिवार व बच्चों के बारे में विस्तार से बताइए। मेरा जन्म पाकिस्तान में जिला मुल्तान में सब तहसील करोड़ पक्का में हुआ। तो करोड़ पक्का एक छोटा सा टाउन था, फतेहाबाद से आधा था। तो उसमें एक मैट्रिक तक स्कूल था। दूसरा एक वहाँ बड़ी भारी खजूर की मंडी लगा करती थी। जैसे यहाँ सब्जी मंडी लगती है ना, वहाँ खजूर की सब्जी मंडी लगती थी। और स्कूल में एक मास्टर हुआ करते थे फकीर साहब। वो सक्रिय मास्टर थे। उनसे बच्चे डरते भी थे क्योंकि पिटाई भी किया करते थे, तो उनसे लोग डरते भी थे। मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूँ इस विषय को। एक तो पाकिस्तान पार्टीशन से पहले का, दूसरा पार्टीशन के बाद का। पहला पार्टीशन में तो मेरे पिता श्री ज्ञानचंद मेहतानी BA LLB लाहौर में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। 2.5 महीने प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी कि ये प्रैक्टिस में तो झूठी कमाई है, सच्ची कमाई नहीं है, सच्ची कमाई नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद वो लुधियाने चले गए। लुधियाने जाकर उन्होंने सिल्क क्लॉथ की एक फैक्ट्री लगाई, सिल्क क्लॉथ की। और वो फैक्ट्री खूब चली। वो 10 एकड़ में थी। लॉन वगैरह डेवलप हुए थे, फूल वगैरह सब, ग्रास वगैरह सब था उसमें। खूब अच्छी वो इतनी चली कि उनका क्लॉथ कपड़ा जो था सिल्क क्लॉथ जापान में जाने लगा। जापान में डिमांड हो गई। तो इससे और भी उनको उत्साह हो गया मेरे पिताजी को कि जापान भी मेरा कपड़ा पसंद कर रहा है। तो उसके बाद वहाँ जब ये महात्मा गांधी लुधियाने जाया करते थे तो मेरे पिताजी के पास खड़ा करते थे। लुधियाने क्यों जाते थे? वो सत्याग्रह सम्मेलन हुआ करते थे ना, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो उस समय महात्मा गांधी लुधियाने जाते थे तो हमारे पिताजी के पास ठहरते थे। सुबह तो वह सत्याग्रह की मीटिंग वगैरह करते थे और शाम को घर आके उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, विचार विमर्श भी करते थे। तो करते करते पिताजी ने कहा मेरी सिल्क की फैक्ट्री है, वो बड़ी अच्छी चल रही है। कई दिन के बाद फिर उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा। सर मैं यहीं पर रोकना चाहूँगी। अपने पिता की शिक्षा और अपनी शिक्षा के बारे में भी बताएं। पिताजी के? हाँ जी। पिताजी BA LLB। सर आप अपने बारे में बताएं। मैंने तो बेंगलोर से BA-MS किया। और उसके बाद वो लुधियाने वाली चर्चा चल रही थी। जब आप खाना खाने बैठे तो महात्मा गांधी कहने लगे, ज्ञानचंद मैं तेरी फैक्ट्री देखना चाहता हूँ। तो टाइम मुकर्रर कर दिया गया। उनके लिए 2 घोड़ों वाली बग्गी मंगाई गई। बग्गी में बैठ के गए।
वहाँ जाके उतरे, घूमे फिरे, उनको सब कुछ अच्छा पसंद आया। एक जगह धुआं निकल रहा था, उसी फैक्ट्री में एक जगह धुआं निकल रहा था, तो महात्मा गांधी ने पूछा ये धुआं क्यों निकल रहा है? पिताजी ने कहा कि जो सिल्क वर्म होते हैं उनको बॉयल, यहाँ बॉयल हो रहे हैं, बॉयल करने के बाद सिल्क वर्म मर जाता है और ऊपर का धागा निकाल के उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो मतलब सर ये कहें कि आपके पिता और महात्मा परम पिता जो महात्मा गांधी जी हैं, तो उनका आपस में मिलना होता था? मिलना होता था, खूब मिलना होता था। जब भी वो जाते थे लुधियाना सत्याग्रह के लिए, तो ठहरते भी वहीं थे, खाना भी वहीं खाते थे, पिताजी के साथ ही खाना खाते, विचार विमर्श भी वही किया करते थे वहाँ बैठ के। तो उसके बाद जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर खाना खुना खाए, तो ज्ञानचंद को कहते कि भाई तेरा फैक्ट्री तो बहुत अच्छी चल रही है, पसंद आई है, पर एक जहाँ धुआं निकल रहा था ना, वो मुझे पसंद नहीं आया। पिताजी कहने लगे कैसे? कहने लगे वो सिल्क वर्म अंदर होता है, बॉयल करने से मर जाता है, और हमारा सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। हमारा जो सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, वो मुझे पसंद है। पिताजी के मन में तो बैठकी पूरी, उनको रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने सुबह जाके फैक्ट्री बंद करा दी। 250 आदमी काम कर रहा था, फैक्ट्री को रात करा दे, बंद करा दिया। बस उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि मैंने ये फैक्ट्री तो बंद कर दी है, अब आप बताओ मैं क्या करूं? महात्मा गांधी ने कहा तुम्हारा जो ज़मीन वगैरह जायदाद वगैरह मुल्तान में है, वहाँ जाकर तुम अपनी ये फैक्ट्री बेच दो, और जो पैसा बटे वहाँ जाकर ज़मीन और खरीद लो। तो उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखत चाकरी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखत चाकरी। तो आप वहाँ जाकर ज़मीन को बढ़ाओ, बाग वगैरह लगाओ और वहाँ चले जाओ। चलो इन्होंने मेरे पिताजी ने पेपर में ऐड निकाल दी तो फैक्ट्री फॉर सेल, उसकी कीमत पड़ी उस टाइम 4 लाख, वैल्यू ने 4 लाख लगाई। लेकिन सर आपके जो पिता वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलते हैं? हाँ, मार्ग पर चलते। तो ये उसके बाद पेपर में एडवर्टाइजमेंट लगाई, 4 लाख उसकी वैल्यू पड़ी, लेकिन कोई 4 लाख नहीं दे पाया। लेकिन एक कैलकाटा से मिस्टर बेंजामिन लुधियाने आए और उन्होंने उस फैक्ट्री को 2.5 लाख में खरीद लिया। 2.5 लाख में खरीदने के बाद उसने अपने कंट्रोल में फैक्ट्री कर ली, और पिताजी उस 2.5 लाख को लेके मुल्तान वापस चले गए और वहाँ जाके ज़मीन खरीद ली। तो सर ये राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री लुधियाना में जो सिल्क फैक्ट्री थी उनको सेल कर दी, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, इसमें हिंसा हो रही है, सिर्फ वो हम भर रहे हैं, इसलिए इसको बेच दी। तो मिस्टर बेंजामिन ने खरीद ली। खरीदने के बाद और उसने फिर शुरू कर दी फैक्ट्री, उसकी चल पड़ी। और पिताजी यहाँ आ गए, मुल्तान आ गए, उन्होंने ज़मीन वगैरह खरीद ली और अपने काम को बढ़ाया, बाग लगाया, आम का बहुत बड़ा बाग लगाया। अब उसके बाद जब ये 1922 की बात है, 1947 में 15 अगस्त जब पाकिस्तान बना तो पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद फिर पिताजी हमें लेके, अपने बच्चों को लेके फिर वापस आए, और फिर वहीं लुधियाना में ही आए। और फिर उसको जब मिस्टर बेंजामिन को पता चला। सर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद आप भारत में कहाँ पर आकर बसे? लुधियाने में आए, लुधियाने में आए।
सबसे पहले आके लुधियाना में आए और मिस्टर बेंजमैन को पता लगा आए, उन्होंने बुलाया, खाने पे बुलाया। खाना खाने के बाद वो फिर कहता मिस्टर ज्ञानचंद तू अपनी इस फैक्ट्री को वापस ले सकता है, दोबारा तुम ओनर बन सकते हो। आपकी पिताजी कहना मेरे पास आज पेनीलेस, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वो कहता है आपके पास पैसा है, आप ले सकते हैं। बताओ क्या करते हैं? कहते आपका ये छोटा बच्चा मेरे को कहने लगा, मेरा बड़ा भाई भी था, छोटा बेटा जो है ये हमें दे दो, गोद दे इसके दो। पीछे कुछ शर्त थी। हाँ आगे बताऊँगा। हमें गोद दे दो और फिर आपके पास ये फैक्ट्री चली जाएगी। फैक्ट्री देने का कोई शर्त ये है कि ईसाई बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ईसाई हूँ। पिताजी कहना ये शर्त मांगो। वहाँ इसी मुसलमान वहाँ अगर रहते मुसलमान बन जाते, हमारी प्रॉपर्टी वहाँ भी रह जाती। धर्म की रक्षा के लिए तो हम आए हैं और फिर ईसाई बनेगी कोई शर्त। तो सर वो आपको गोद लेना चाहते थे, इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि उसके बच्चा नहीं था, वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता था। गोद लेकर मुझे शादी ईसाई के साथ करना चाहता था। ईसाई के साथ मैरिज होती, आगे उसका फिर परिवार बढ़ता, लेकिन ये नामंजूर करके पिताजी ने नामंजूर किया। उसके अब मैं आता हूँ जब पार्टीशन होता है, उस टाइम मैं 14 साल के करीब में हुआ, 13-14 साल के। तो सर जब पार्टीशन हुआ तो आपको पूरा याद है सब कुछ? हाँ याद है, पार्टीशन याद है, तो सारा कुछ याद है। मैं 13-14 साल का था उस टाइम पार्टीशन हुआ। कैरोल पक्का का 2 हिस्सों में एरिया बटा हुआ था। एक का नाम था कुप, जहाँ मुसलमान रहते थे, दूसरा शहर था जहाँ हिंदू रहते थे। 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा कुप जिसमें मुसलमान रहते थे, वहाँ उनके 3 लीडर थे, एक मोहम्मद सादिक, एक मोहम्मद शरीफ, और मोहम्मद असगर। 3 वहाँ के लीडर थे, कैरोल पक्का के 3 लीडर थे। सर आपकी इस उम्र में आपकी इतनी अच्छी याददाश्त को भी दाद देनी पड़ेगी। वैसे तो मेरी वीक हो गई है, पर ये है कि मुझे जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो याद है। रिसेंट कोई चीज़ कभी कोई मिलता है ना, मुझे आज मिला तो कल अगर दोबारा मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता। तो ऐसे वो मुझे पुरानी चीज़ें तो याद रहती हैं। तो कैरोल पक्का के 2 एरिया थे, एक कुकुर जिसमें मुसलमान रहते थे, उनके 3 लीडर थे, सादिक, असरक, शरीफ, और दूसरा एरिया था जहाँ हिंदू रहते थे। अब जब पाकिस्तान ये 15 अगस्त को डिवीजन हो गया, अब जितने कैरोल पक्का के चारों तरफ गाँव थे, उनमें जितने ये हिंदू थे मुसलमानों ने मार दिए। जो बच गए वो कैरोल पक्का शहर में आ गए। अब कैरोल पक्का मुसलमान ये स्कीम बना रहे थे, कैरोल पक्का को कि जितने भी हिंदू हैं उनको मारने की स्कीम बना रहे थे। वो तीनों लीडर बैठे हुए स्कीम बना रहे थे। 3 लीडर नाम बताया ना मुसलमानों को, वो स्कीम बना रहे थे कि कैरोल पक्का के अंदर जितने भी हिंदू हैं उनको मार दिया जाए, और तैयारी कर रहे थे। और एक ये चीज़ भी थी कि दिल्ली से एक खबर आ चुकी थी कि हिंदुओं की रक्षा के लिए मिलिट्री पहुंच रही है, कैरोल में मिलिट्री पहुंच रही है। तो उसके इंतजार में हिंदू बैठे थे, लेकिन वो तो अपने खून खोला हुआ था मुसलमानों का, वो तो चाहते थे कि जल्दी इनको ख़त्म किया जाए। तो वहाँ मेहता खिलाराम होते थे हिंदुओं के लीडर, वो गए, तीनों को मिले। उन्होंने कहा कि भाई
24 घंटे का हमें टाइम दे दो। मेहता खिलाराम ने कहा कोई एक्शन ना लो, कोई मुसलमान जो है हिंदुओं को ना मारे, हमें 24 घंटे का टाइम दे दो। उन तीनों ने कहा 24 घंटे का अगर टाइम आप देते हैं तो हमें 3 लाख दो, तीनों को 1-1 लाख। 24 घंटे का टाइम में क्या आपको पाकिस्तान छोड़ के आने के लिए 24 घंटे का टाइम इसलिए लगा था कि दिल्ली से ये रिपोर्ट आई थी कि मिलिट्री पहुंचने वाली है। कैरो और पक्का में मिलिट्री हिंदुओं की रक्षा के लिए पहुंचने वाली है, ये मैसेज आ चुका था। उसके इंतजार के लिए हमें 24 घंटे समय दिया। अब 3 लाख उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो आए और मेहता खिलाराम ने सबको कहा भाई अब जितना जिसके पास कोई चांदी है, सोना है, पैसे हैं, जो है इकट्ठा करो। वो इकट्ठा करना शुरू हो गया, एक बोरी में डाल दिया गया। वो सारा सामान चांदी और सोना ही ज़्यादा इकट्ठा हुआ, तो उस बोरी में डाल दिया गया। और मेहता आसनम एक हुआ करते थे, हिंदुओं के अग्रेसिव मैन थे मेहता आसन, उनके ज़िम्मे लगाया गया कि आप छोड़ के आओ, उन तीनों को दे के आओ। टांगे में डाल दी गई बोरी और वो मेहता आसन चल पड़े। दूर था, तकरीबन 4 मील के करीब जाना था, टांगे में चल रहे थे। इतने में सामने से जीप आई, मिलिट्री की जीप आई। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? पहले तो वो घबरा गया, फिर उन्होंने कहा मैं हिंदुओं की रक्षा के लिए आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, आप बताओ कहाँ जा रहे हो? तो उसने उनकी सारी स्टोरी बताई कि 3 लाख रुपये हम देने जा रहे हैं अपने 24 घंटे की बचाव के लिए। हम 3 लाख रुपया देने जा रहे हैं। इन तीनों को उन्होंने कहा तो वापस करो टांगा और जिनका सामान है वापस करो, हम आपकी रक्षा के लिए आए हुए हैं। बस वो सामान को वापस सबको कर लिया। और मिलिट्री में 10 मिलिट्री मैन आदमी थे। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात में? हाँ जी जी सर, बिल्कुल। आप पाकिस्तान में किस प्रकार बंटवारा हुआ, आपने अपने परिवार के, आपके पिताजी ने जो सिल्क फैक्ट्री खोली थी उस पर महात्मा हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी ने सिल्क फैक्ट्री पर जो कीड़े प्योर सिल्क निकालने के लिए जो कीड़े होते हैं वो मारे जाते हैं, जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा ऐतराज किया गया और उन्होंने इनके पिता मुंशी ज्ञानचंद जी द्वारा वो फैक्ट्री उन्होंने सेल कर दी। तो उसके बाद 24 घंटे का जो टाइम दिया था, 3 लाख दिया, 3 लाख इकट्ठा किया। वो मिलिट्री जो इसमें मिलिट्री के आदमी थे, 10 आदमी थे। उन्होंने कहा चलो वापस करो सबका, हम आपकी रक्षा के लिए आए हुए हैं। उन्होंने आके वो वापस कर दिया सबको, जिनका सामान था, सोना चांदी था। और उसके बाद उनके पास काम ही गने थे। उन्होंने चारों तरफ चलाई भी सही, मुसलमान मरे भी थे, मुसलमान मरे काफ़ी। तो इतने में और भी मिलिट्री पहुंच गई। फिर उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पे आए। इसमें कई हिंदुओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी ना। मिलिट्री ने जो गोली चलाई उसमें हिंदू नहीं मरे, कोई हिंदू नहीं मरा, मुसलमान मरे। तो उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पर आकर इधर। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बातें आपको आपके पिताजी द्वारा पता चली या आपको खुद याद है? खुद याद है। मेरे को ये सारी बातें खुद याद है। हम आए रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन गाड़ी में बैठे, गाड़ी हमें छोड़ा वहाँ
फाजिल्का से हम बीकानेर गए। वहाँ कोई सहायता नहीं मिली। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे भाई साहब, बड़े जो भाई साहब बसंत लाल हैं, वो फाइनल ईयर में पेपर देकर, अमृतसर में पढ़ते थे, फाइनल ईयर में आए, फाइनल पेपर दे के आ गए, बीकानेर में आ गए और महाराजा बीकानेर के पैलेस के वो डॉक्टर। फिर हमारी ज़िंदगी फिर सुखी हो गई, उनको सर्वर मिलने से सुखी हो गई। आपके ब्रदर को जॉब मिली? हाँ, बीकानेर में जॉब मिली और वो भी पैलेस, बीकानेर के पैलेस के हॉस्पिटल, पैलेस के डॉक्टर बने। पैलेस के, जो बीकानेर का पैलेस था उसमें स्पेशल डॉक्टर रखते हैं, वो बने। तो उसके बाद तो आपके ब्रदर ने बंटवारे से पहले ही स्टडी की हुई थी? ये बंटवारे के टाइम में फाइनल ईयर में थे, अमृतसर गलेंसी मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में थे। और वो पेपर दिया, रिजल्ट तो आया नहीं था, लेकिन महाराजा बीकानेर का वो पता लगा कि भाई डॉक्टर आया हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ। महाराजा ने कहा कोर्स तो पूरा कर लिया है, रिजल्ट आए चाहे ना आए रखो। फौरन डॉक्टर को रखो, डॉक्टरों की कमी थी, फौरन डॉक्टर को रख लिया। तो जिससे आपका घर परिवार का गुजारा चलने लगा। डॉक्टर साहब, आप अपनी पत्नी के बारे में भी बताएं। ऐसा है कि 1960 में मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू करी दिल्ली वाला अस्पताल के नाम से। दिल्ली वाला अस्पताल कैसे पड़ा है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मुझे प्रैक्टिस के सिलसिले में वो शादीराम गुरदयाल सिंह का नाम सुना आपने? घी वाले? नहीं सर, मैंने नहीं सुना हो। शादीराम गुरदयाल सिंह, अब भी उनकी दुकान है, वो घी का ही काम करते हैं, घी का ही काम करते हैं। मैं जब यहाँ आया, सर कौन से सन में आपने हॉस्पिटल की स्थापना की? फिर 60 में, 1960 में जब मैं यहाँ आया, मेरी बहन डॉक्टर चंपा मैथानी, वो अपने सिविल हॉस्पिटल में अपॉइंट हुई। तो जहाँ का सिविल हॉस्पिटल था ना, जो आजकल वो है पुलिस, शहरी पुलिस स्टेशन, वहाँ सिविल हॉस्पिटल होता था। वो वहाँ उन्होंने, मेरी सिस्टर अपॉइंट हुई और मैं भी यहाँ आ गया। और शादीराम गुरदयाल सिंह एक दुकान हुआ करती थी, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप यहाँ प्रैक्टिस करो, यहाँ स्कोप बहुत है। मैंने कहा फिर दुकान, कहते दुकान हम किराए पे ले लेते हैं, 98 रुपये किराए पे दुकान ले दी, 50 रुपये महीने में। मैं सामान लेने के लिए चला गया दिल्ली, फर्नीचर और दवाइयाँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलता नहीं था। दिल्ली गया तो ट्रक पे सामान भी लाया, फर्नीचर भी लाया, और जो दुकान किराए पर ली थी वहाँ खड़ा हो गया और सामान उतरने लगा। इतने में एक लेडी बच्चे को लेके आ गई मेरे पास, अभी सामान उतर रहा था। कहती इसको 3 दिन से ब्लड म्यूकस की टट्टियाँ लग रही हैं, 3 दिन से, और आराम नहीं आ रहा, हम LD शर्मा के एडमिट है। मैंने कहा अभी तो सामान ही खुला ही नहीं, पेटियों में बंद है, कहाँ से मैं दवाई दूँ। तो शादीराम गुरदयाल सिंह के जो बेटे थे गुरदयाल सिंह, उन्होंने कहा हम आप सामान सारा खोल देते, आप इनको दवाई दो। पहला पेशेंट आया है, फिर उन बेचारों ने सामान भी उतारा, पेटियाँ भी खोली, मैंने दवाई निकाली। उन दिनों में आरोमाइसिन नई एंटीबायोटिक निकली थी, वो मैंने कैप्सूल निकाला, उसको काटा, वो सिरप में मिला के उसको 1 चम्मच दे दिया, और मैंने कहा 4-4 घंटे बाद 1-1 चम्मच देते रहना। तो वो पहले चम्मच में ठीक हो गया,
उसके बाद मेरी प्रैक्टिस बाबा हो गई। बस जैसे दिल्ली वाला अस्पताल आपने अपनी किस प्रकार आपने स्टार्टिंग की तो वो आपने हमें बताया। तो सर इसमें आप अकेले ही चलाते थे या आपकी पत्नी का भी सहयोग रहता जब था? मेरी शादी हो गई 1962 में, 60 में ये खोला ही था, 62 में मेरी शादी हो गई तो फिर हम और कर गया शादी होने के बाद। सर वो भी डॉक्टर थे? हाँ डॉक्टर थे जलंधर से, वो भी BMS थे। सर और आप आपने बच्चों के बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी रमिता मेहतानी, राजीव बत्रा की। राजीव बत्रा को जानते हो? जी। कौन है? आपके बेटे हैं? नहीं, राजीव बत्रा मेरे दामाद है, वो MM कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। ओके, हाँ जी सर। MM कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। बड़ी बेटी को उनके यहाँ, छोटी बेटी गंगानगर है, वो भी हेल्थ मिनिस्टर के बेटे, हेल्थ मिनिस्टर, एक्स हेल्थ मिनिस्टर, पहले हेल्थ मिनिस्टर थे राजस्थान के, वो गंगानगर में हैं। और छोटी बेटी वहाँ भी आई हुई है गंगानगर। अच्छा, और बड़ा बेटा राजन मेहतानी, बालवाटिका स्कूल सुना है? जी सर। वो उसके मालिक हैं। और छोटा बेटा जो है उसकी ट्रांसपोर्ट है, लंबी लंबी गाड़ी कभी देखी होगी खड़ी हुई हॉस्पिटल के आगे सफेद रंग की, ऐसी ट्रांसपोर्ट है उसके पास, कई गाड़ी हैं। ऐसे अब पोते राजन के पोता मेरे 3 पोते हैं। बड़ा भी MS सर्जरी में जयपुर कोर्स कर रहा है, फाइनल ईयर में। छोटा बेटा ने MBBS कर ली है, सत्यम। छोटा बेटा सत्यम, पोता सत्यम, बड़ा बेटा शुभम, वो जयपुर, और सत्यम यहाँ है, वो सिविल हॉस्पिटल में सर्विस में है। सर आपका मुल्तान में आपकी ज़मीनें थी, तो आपके दादा पिता व आप खुद सभी एक लैंडलॉर्ड परिवार से हैं, तो कुछ अपनी खेती, कुछ पाकिस्तान की खेती और कुछ आधुनिक खेती के बारे में बताइए। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर काटन हुआ करती थी, रुई हुआ करती थी, या वहाँ बाग थे आम के। यहाँ बाग तो नहीं है, यहाँ दूसरी खेती है, जैसे चावल वगैरह हैं, इस टाइप की वहाँ खेती नहीं हुआ करती थी। वहाँ तो काटन और बाग, आम के बाग होते थे। हमें भी अलाट हुई थी शिक्षा में, 110 एकड़ अलाट हुई थी। सर जो आपकी जो वहाँ खेती थी पाकिस्तान में, आपने जैसे बताया कि लुधियाना में आपकी सिल्क फैक्ट्री थी, तो आप सिल्क फैक्ट्री भी आपके पिताजी चलाते थे और खेती भी करते थे? नहीं, खेती तो वहाँ हिस्से पे दे आते थे, सिल्क फैक्ट्री चलाते थे। जब वहाँ गए कैरोल पक्का में फैक्ट्री बेच के, फिर वो इंटरेस्ट उन्होंने लिया, बाग को बढ़ाया और बाकी चीज़ों को भी बढ़ाया। जी। तो सर जैसे कि आपके बड़े पुत्र राजन मेहतानी एक बार मॉडल टाउन से पार्षद रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेहतानी परिवार फतेहाबाद की राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। अब कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, कोई इंटरेस्ट नहीं। शुरू में एक बार ये MC बन गया मेरा बड़ा बेटा राजन, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और किसी को इंटरेस्ट है भी नहीं। मतलब आगे आप राजनीति क्षेत्र में भूमिका आपके परिवार की नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, भूमिका नहीं रहेगी। क्या वर्तमान फतेहाबाद के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सिस्टम से खुश हैं? स्वतंत्र बाला तो रोजी की सिस्टर है, वो तो राजनीति में है और सही ढंग से वो काम कर रही हैं।
सही ढंग से काम कर रही है। नहीं सर, जो सिस्टम चल रहा है उनसे आप खुश हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, कोई ये सिस्टम ठीक नहीं है, बदलाव होना चाहिए। सर किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? जैसे आप प्रेसिडेंट के चुनाव में पहले तो मेंबर चुना करते थे, जी अब डायरेक्ट ही उसका चुनाव पब्लिक चुनेगी। जी ये तो सिस्टम ठीक हो गया, पब्लिक ही चुने, ये सिस्टम बढ़िया हो गया। पहले मेंबर चुना करते थे, ध्यान होगा आपको, जी जो कमेटी के मेंबर चुने जाते थे, उसमें से जैसे दर्शन नागपाल जी। प्रधान है, तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। तो अब सर इसमें आपको ये नहीं लगता कि एमसी की पावर खत्म हो जाएगी? ना एमसी की पावर क्यों खत्म होगी? क्योंकि सर वो पब्लिक ही, जो प्रधान होंगे उनको पब्लिक ही चुनेगी। हाँ, तो पब्लिक का काम वही करेगा, प्रधान जो चुना जाएगा वो पब्लिक का काम करेगा। आगे बल्कि फ्रिक्शन होती तो थी। सर मतलब ये कहें कि आपको अब ये जो सिस्टम हुआ है ये आपको ठीक लगा हाँ, है? पसंद है मुझे, क्योंकि पहले तो मेंबर जितने होते थे, जिसकी तरफ ज़्यादा मेजॉरिटी होती थी उनका काम तो हो जाता था, बाकी रह जाते थे। जी। सर कोरोना महामारी को आपने देखा, आप एक डॉक्टर हैं और लोग कोरोना की तीसरी लहर के आने से डरे हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या सुझाव देंगे? ये बात ठीक है, ये प्रिकॉशन ही बचाव सकती है, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मास्क ज़रूरी है, 2 गज की ज़रूरी है, हाथ को बार बार धोना ज़रूरी है, इसी से बचाव हो सकता है। जी। सर आप एक सभ्य, शिक्षित, सामाजिक, धार्मिक भावनाओं से भरे परिवार के मुखिया हैं, और जिस प्रकार हम समाज में देखते हैं बच्चों में संस्कार लुप्त हो रहे हैं, तो किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित किया जाए, संस्कारित किया जाए, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। इसी संस्कार बनाने के लिए मैंने एक गुरुकुल चलाया हुआ है। आजकल तो बच्चे नहीं हैं, 15 में से 100 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उसमें बच्चों को संस्कार मिलते हैं। एक बच्चा अगर संस्कारित हो जाता है तो अपने परिवार के दूसरे बच्चों को भी कर लेता है। तो गुरुकुल आपने सुना है? जी सुना आपने? जी, फतेहाबाद में। कहाँ है सर? सर पहले किसी और जगह पर था, अब मुझे लगता है शिफ्ट हो गया कहीं और। ना, ये तो 40 साल से एक ही जगह पे है, जीटी रोड पे है। हिसार की तरफ जाओ, लेफ्ट साइड, गुरुकुल वेद मंदिर के नाम से बहुत बड़ा गेट है। वहाँ 100 बच्चे, अब तो कोई बच्चे नहीं गए हुए हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, उनको पूरा संस्कार मिलता है। और जब घरों में जाते हैं वो अपने माँ बाप को भी के संस्कार भी ठीक करते हैं, अपने भाइयों बहनों के भी संस्कार ठीक करते हैं। सर आप कैसे गुरुकुल के बारे में इतना कैसे जानते हैं? आप वहाँ जाते रहते हैं या? गुरुकुल की ज़मीन भी मैंने डोनेट की है, पिताजी की मेमोरी में, ज्ञानचंद मेहतानी की मेमोरी में वो ज़मीन डोनेट की है, और कंस्ट्रक्शन भी तकरीबन मैंने कराई है। काफ़ी सारे कमरे हैं, मेन हॉल है, यज्ञशाला है, यज्ञशाला जहाँ यज्ञ होता है, डेली यज्ञ होता है, समझ रहे हो? ये वो एक सेंटर बना दिया है हमने संस्कार ठीक करने का। तो सर आप वहाँ जाते रहते हैं? डेली जाते हैं, डेली सुबह जाते हैं। तो सर इसके अलावा और बच्चों को किस प्रकार से संस्कारित करें? वो तो माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड करता है, माँ बाप के जैसे संस्कार होंगे वैसे ही हो। मैंने आर्य समाज है वो भी संस्कारों को बना रहे, सनातन धर्म है वो भी यार बच्चों के संस्कारों को बना रहे हैं, लोगों के संस्कारों को बना रहे हैं। बाकी ये महात्मा लोग भी, जैसे स्वामी दिव्यानंद जी हैं, स्वामी धर्मदेव जी हैं, आते हैं, उनका भी वो भी संस्कार बना रहे हैं लोगों के। सर पहले वाली एजुकेशन और अब वाली एजुकेशन में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पहले वाली एजुकेशन तो यही थे,
वो 5 पैसे का वो आ जाता था, का खा गा ABC। अब वही 50 रुपए में आता। सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन शिक्षा जो एजुकेशन जो बच्चे लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? देखो, अब जो आजकल के मॉडर्न स्कूल हैं उनकी शिक्षा और पुराने वाले स्कूलों में बहुत अंतर है। अभी भी सरकारी स्कूल भी अब अपडेट तो हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हो गए। सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा का अच्छा स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का के मुकाबला वो अभी भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ DAV स्कूल है या और स्कूल है, बालवाटी का स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है। जी, सर का कहना है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वह सरकारी स्कूलों के कंपेयर काफ़ी वीक हैं, और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का कोई मुकाबला नहीं है। और बाकी सर से हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व इनके पिता मुंशी ज्ञानचंद जी के बारे में, इनके आपस में जो बातें हैं वो हमने आज अपनी आँखों से अपने डॉक्टर CL मेहतानी जी से सुनी हैं, और जो मुझे लगता है कि हमें कहीं से भी सुनने को नहीं मिलेंगी। सर, आपने जनादेश टाइम को अपना कीमती समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।